और आइए सबसे पहले बुलेटिन में, पहाड़ की बुलेटिन में बात करने वाले हम कांवड़ यात्रा की। 14 जुलाई को सावन महीना आते ही शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा। अब डाक कांवड़ भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सड़कों पर भोले के भक्त दिखाई दे रहे हैं। हर ओर बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। उत्तराखंड में सावन में शिव साधना के लिए पहुंचने वाले कांवड़ियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हरिद्वार में कांवड़ियों के स्वागत के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालु मां गंगा का जल भरते हुए देखे जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। वहां से जल लेकर अपने अपने इलाकों में प्रसिद्ध शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए निकल पड़े हैं कांवड़िए। सोमवार को ये श्रद्धालु अपने आराध्य शिव की आराधना करेंगे, अभिषेक करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे इस खबर पर, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, पूरा ध्यान रखा जा रहा है, राज्य सरकारों की तरफ से पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कांवड़ियों का जगह जगह पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो पाए। साथ ही जो भी कांवड़िए जिस भी स्थान पर रुकते हैं वहां पर उनके लिए उनकी पानी पिलाने का, उनका ध्यान रखने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। तो दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर सरकार ने कांवड़ियों का स्वागत फूलों से किया। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। इन कांवड़ियों पर हर की पैड़ी पर तो जल सैलाब आ गया था, जन सैलाब उबड़ा था हर की पैड़ी पर जब एक बार फिर से सावन के दूसरे सोमवार के लिए जल भरते हुए यहाँ पर कांवड़िए नजर आए। पूरे देश में कांवड़िए देखे जा रहे हैं इस समय, लेकिन जो धूम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में देखी जाती है यहाँ से गुजरने वाले कांवड़ियों की, वो आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कांवड़ियों की भीड़ और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से पूरे बंदोबस्त कांवड़ियों के लिए। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, वाकई बहुत खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है। बात करें सरकार की, तो सरकार ने भी खास तौर पर ध्यान रखा है कांवड़ियों का। अभी आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीर आप दिखा पाएंगे, क्योंकि इंतजाम सरकार ने पूरे किए हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त हरिद्वार की ओर जा रहे नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो गंगा से जल भरकर जो श्रद्धालु लोग हैं उनकी भी भीड़ पूरी तरह से यहाँ पर उमड़ी हुई है। जैसा कि अनुमान जताया गया था कि इस बार कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ भक्तों के उमड़ने की उम्मीद है, तो उस तरफ ये आंकड़ा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि अब तक प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार 1.5 करोड़ से ज्यादा गंगा जो शिव भक्त है वो गंगा से जल भरकर यहाँ से लौट चुके हैं। आपके पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उनसे आप बातचीत अगर कर पाए। कई मायनों में जो है वो जी बिल्कुल मैं बात करूंगा। हाँ, किस तरह से यहाँ पर आज आप कांवड़ लेकर जा रहे हैं। अब जो है डाक कांवड़ भी शुरू हो गई है। डाक कांवड़ जो साधारण कांवड़ होती है उससे किस तरह अलग होती है? ये डाक कांवड़ होती है, ये बहुत ही जज्बे के साथ जाती है और बहुत ही उल्लास से जाती है और बहुत ही स्पीड से जाती है। जब बंदा घर से चलता है कांवड़ लेने, जब से निर्धारित कर लेता है कि मुझे बहुत ही सोच समझ के चलना है और बहुत ही सोच समझ के कार्य करना है। बहुत ही कल यहाँ पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई थी कांवड़ियों के ऊपर। हाँ, कल हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हुई थी। उसके लिए हम उत्तराखंड सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े आभारी हैं। और जय योगी और विजय योगी। कैसा नजारा है हरिद्वार का? कांवड़ यात्रा का नजारा कैसा देखते हैं? बहुत बेहतरीन व्यवस्था, बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था उत्तराखंड सरकार ने हमारे लिए की। हमें बहुत पसंद आई और वर्षे बहुत दुगनी तिगनी तेजी के अभाव से मतलब जनता आई है यहाँ पे। उसके बावजूद भी बहुत बेहतरीन पार्किंग से लेके यातायात से लेके यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन एकदम। पहली बार आप यात्रा में आए, इससे पहले भी आए? कैसा नया क्या है इस बार खास कर? बहुत अच्छी व्यवस्था है, इस बार आनंद आ रहा है इस बार। तो शिव भक्त कांवड़िए जो है वो पूरी तरह से आनंदित है। हमने उनसे बात की और उनका कहना है कि ये जो व्यवस्था है, चाहे वो फूल बरसाने की हो या मुख्यमंत्री ने खुद हरिद्वार पहुंचकर। अच्छा पुलकित, बिल्कुल आपने बातचीत उनसे की, काफी उत्साहित भी वो नजर आए, लेकिन अगर वहां से कांवड़िए गुजर रही हैं तो उनकी एक तस्वीर आप दर्शकों तक पहुंचा पाएं, क्योंकि इस वक्त बेहद अनोखे रंग जो है देखने को मिल रहे हैं कांवड़ियों के। जी बिल्कुल, की जो डाक कांवड़ है, जैसे कि लास्ट के 3 दिन
मेले के बचे हुए हैं और ये जो 3 दिन होते हैं वो डाक कावड़ के दिन होते हैं। तो डाक कावड़ पूरी तरह शुरू हो गई है और देखा जा सकता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में किस तरह से किसी संख्या में लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं और हर गाड़ी पर, हर ट्रक पर, हर छोटी गाड़ी पर जो है वो डीजे लगा हुआ है और डीजे में भगवान शंकर के गाने बजते हुए यहाँ पर जो है वो लोग रवाना हो रहे हैं। उसके अलावा दूसरा नजारा जो है वो पैदल शिव यात्रियों का भी है, क्योंकि लास्ट में जो 3 दिन जब रह जाते हैं तो अमूमन ये देखने के लिए मेले में मिलता था कि जो लास्ट के 3 दिन होते हैं उनमें शिव भक्त जो पैदल यात्री है उनकी संख्या जो है वो बेहद कम रह जाती है। लेकिन इस बार ये भी एक खास बात देखने के लिए मिल रही है कि पैदल यात्री भी बराबर मात्रा में चल रहे हैं, पर्याप्त संख्या में पैदल यात्री भी रवाना हो रहे हैं और उधर ही जो डाक कावड़ है वो भी यहाँ से रवाना हो रही है। बिल्कुल, वाकई खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है और आपने तस्वीर भी दिखाई, लोगों से बातचीत आपने की, बहुत शुक्रिया आपका पुलकित शुक्ला इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो देखिए, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा चरम पर है और अब तो डाक कांवड़ भी शुरू हो गई है। ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ियों का भव्य और दिव्य स्वागत किया गया। यहाँ शिव भक्त कांवड़ियों पर फूलों की बरसात की गई। हरिद्वार जिला प्रशासन ने हर की पैड़ी पर जो फूलों की बरसात की है वो आप देख रहे हैं। हरिद्वार में हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूलों की बरसात की गई, कांवड़ियों पर गिराए गए हैं फूल, उनका स्वागत किया गया है। खुद डीएम और एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए हैं। हरिद्वार जिले में कई जगहों पर कांवड़ियों पर ऐसे ही फूलों की तस्वीरें सामने आई हैं। फूलों की बारिश की गई है और उनका भव्य स्वागत किया गया है। ये बहुत ही अच्छा माहौल था और योगी जी ने और धामी जी ने बहुत अच्छी शुरुआत फूलों की बरसात करी। यह ग्राम राज है, ऐसा ही चलता रहेगा। व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या व्यवस्था बहुत जो है बहुत जबरदस्त व्यवस्था है, सभी कबड्डियों के लिए बहुत ही व्यवस्था बनाए रखी, बहुत ही सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं देहरादून के सबसे बड़े जमीन घोटाले की। झाझरा भूमि घोटाले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की करीबन 40 बीघा जमीन पर यहां अतिक्रमण किया गया है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले में देहरादून के डीएम जांच के अधिकारी होंगे और 1 महीने के अंदर जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने सीएम से इस मामले की जांच की शिकायत की थी और बड़े और रसूख वाले नाम वाले लोग जो हैं, बड़े रसूख वाले जो नाम वाले लोग हैं वो जो है इसके दायरे में आ रखे थे। अब मामले की जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और बढ़ते हैं आगे, राजधानी देहरादून से खबर, जहां पर सरकारी विभागों के लिए कहीं जमीन खोजे नहीं मिल रही है तो दूसरी ओर लावारिस पड़ी आपदा प्रबंधन विभाग की 60 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। रिपोर्ट देखिए। देहरादून से 18 किलोमीटर दूर ये बेशकीमती जमीन आपदा प्रबंधन विभाग की है। साल 2011 में विभाग की रिक्वेस्ट पर राजस्व विभाग ने 70 बीघा जमीन आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी थी। बाद के सालों में इसमें से 10 बीघा जमीन एनडीआरएफ को ट्रांसफर कर दी गई। शेष 60 बीघा जमीन आज भी कागजों में आपदा प्रबंधन विभाग के नाम पर है। करने के अलावा आज तक इस जमीन पर बाउंड्री वॉल तक नहीं करा पाया। नतीजा, करीब 40 बीघा भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर प्लॉटिंग कर दी है। एक बड़े हिस्से पर कब्जेदार गैस गोदाम भी चला रहे हैं। बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने अब पूरे मामले की मुख्यमंत्री से शिकायत की है। 2011 से 22 तक 60 बीघा भूमि में से 40-42 बीघा भूमि खुर्द-बुर्द हो गई, प्लॉटिंग हो गई, मकान बन गए, अवैध रूप से अवैध प्लॉटिंग हो गई और वहां तो गैस एजेंसी, प्राइवेट बोरिंग और पता नहीं वहां क्या क्या खोल दिया। जब ये काम करने आते हैं मैं कहता हूँ इनको रजिस्ट्रियाँ दिखाओ। जब देखता हूँ तो उसमें आपदा के नंबर चढ़े होते हैं तो मैं इन लोगों को मना कर देता हूँ कि यहाँ पे आपदा प्रबंधन की भूमि है, इस पे आप कोई कब्जा नहीं करोगे। छुट्टी क्यों नहीं जाते? सर छुट्टी मैं इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं कहीं भी अगर छुट्टी चले गया तो ये फटाफट अपने लगा के जल्दी अपने प्लॉटों पे कब्जा कर लेते हैं और जल्दी बिल्डिंगों को तैयार करते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि उनको आवंटन से पहले जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था। कुछ लोग जमीनों की रजिस्ट्री भी करा चुके हैं। हालांकि विभाग के सचिव खुद मान रहे हैं कि सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो गई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सचिव का कहना है कि मामले को दिखाया जा रहा है। मतलब आवंटन से पहले से ही कब्जा है,
बताया गया, हम ये भी अवगत कराया, कुछ लोगों ने रजिस्ट्री भी कर दी है सरकारी ज़मीन की। तो थोड़ा एक मामला बड़ा काइंड ऑफ ग्रेव है, क्योंकि सरकारी ज़मीनों की रजिस्ट्री होती है तो एक अलार्मिंग है कि ये किस तरह से किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगा। सवाल सिर्फ आपदा प्रबंधन विभाग पर ही खड़े नहीं हो रहे हैं, सवाल राजस्व विभाग की भूमिका को लेकर भी उठ रहे हैं। 2011 में जब आपदा प्रबंधन विभाग को लैंड ट्रांसफर की गई तो उसमें स्पष्ट है कि यदि 3 सालों तक भूमि का उपयोग नहीं होता तो उसे स्वतः ही राजस्व विभाग में मर्ज मान लिया जाएगा। बावजूद इसके पिछले 11 सालों से लावारिस पड़ी इस जमीन पर विभाग ने कब्जा नहीं लिया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको देहरादून से एक बड़ी खबर बताते हैं। ऊर्जा निगम ने दी है सरचार्ज लगाने की याचिका। नियामक आयोग से कंज्यूमर पर सरचार्ज लगाने की अपील की गई है। ऊर्जा निगम ने महंगी बिजली खरीदने का तर्क दिया है और हर महीने 100 से 125 करोड़ की बिजली निगम खरीद रहा है। ऊर्जा निगम की याचिका को लेकर अब आयोग की ओर से फैसला लिया जाएगा। पहले खारिज हो चुकी है रेट बढ़ाने की याचिका और अब जो है आयोग इस पर फैसला लेगा। ऊर्जा निगम की याचिका को लेकर आयोग की ओर से फैसला लिया जाएगा। तो हर महीने 100 से 125 करोड़ की बिजली खरीद होती है और महंगी बिजली खरीदने का यहाँ पर तर्क दिया गया है। दीपांकर भट्ट ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपांकर, नियामक आयोग से सरचार्ज लगाने की अपील की गई है, महंगी बिजली खरीदने का तर्क यहाँ पर देते नजर आए, उसके अलावा क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, उत्तराखंड में हर साल ऊर्जा निगम एक बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी करता है जो कंज्यूमर पर जो लोड बढ़ता है। इससे पहले ऊर्जा निगम ने नियामक आयोग के सामने एक अपील रखी थी कि यहाँ पर जो महंगी बिजली हमें खरीदनी पड़ रही है उसका लोड निगम पर आ रहा है, इसलिए कंज्यूमर्स के लिए बिजली महंगी की जाए। उस याचिका को नियामक आयोग ने खारिज कर दिया था। अब एक बार फिर से यहाँ पर ऊर्जा निगम ने याचिका लगाई और इस बार सरचार्ज लगाने की बात की है। 200 से 400 यूनिट तक 2 से 4% का सरचार्ज और 400 यूनिट से ऊपर अलग सरचार्ज। लेकिन अब देखना होगा कि नियामक आयोग ऊर्जा निगम की इस अपील को सुनता है या फिर उसे खारिज करता है या इसे स्वीकार करता है, ये देखना होगा। लेकिन ऊर्जा निगम का ये कहना है कि हमारे ऊपर लगभग 13,500 करोड़ का बोझ पूरे साल भर का आ रहा है और हर महीना में 100 करोड़ से 125 करोड़ की बिजली एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ रही है। तो वो लोड हम कहां से वहन करें, उसको हम कैसे टैकल यानी करें? कि दीपांकर, अगर इस याचिका पर विचार किया जाता है तो कंज्यूमर की मुश्किल भी बढ़ सकती है। बिल्कुल, ये सीधा बोझ पड़ेगा कंज्यूमर पर जो इस वक्त उत्तराखंड में है, उन सभी पर ये बोझ बढ़ेगा अगर ऊर्जा नियामक आयोग इस अपील को स्वीकार करता है या सही मानता है। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि जब सीधे बिजली के रेट बढ़ाने की बात की थी ऊर्जा निगम ने, तब नियामक आयोग ने खारिज कर दिया था। लेकिन अगर सरचार्ज की एक नई अपील जो अब लगाई गई ऊर्जा निगम की तरफ से, अब सब कुछ नियामक आयोग पर डिपेंड है कि वो स्वीकार करता है या नहीं करता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की दिसंबर 2021 में हुई ग्रुप सी भर्ती की अब एसटीएफ जांच करेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद देहरादून के रायपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। 4 और 5 दिसंबर को ये परीक्षा हुई थी जिसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगे थे। लंबे समय से इसकी जांच की मांग की जा रही थी। अब इस मामले की जांच एसटीएफ को दी गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में नौकरी को लेकर हो रही भर्तियों पर लगातार सवाल खड़े होते जा रहे हैं। उत्तराखंड में इस साल छात्र संघ चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इस पर असमंजस अभी भी बरकरार है। इसको लेकर चुनाव की तैयारी कर रहे कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन बेचैन हैं। इस बीच उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। पिछले 2 सालों में कोविड ने राज्य की 12 यूनिवर्सिटी और उनसे जुड़े 100 से ज्यादा कॉलेजों में होने वाले छात्र संघ चुनावों में ब्रेक लगा दिया था। इस साल हालांकि अभी तक चुनावों को लेकर स्थिति साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से जुड़े एनएसयूआई और एबीवीपी समेत लेफ्ट पार्टी के छात्र संगठन सक्रिय हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार चुनाव होंगे। और लगता है कि जो आगामी चीजें हिसाब से देखी जा रही है, इस बार चुनाव अवश्य होंगे।
पर अभी हाँ, अभी आप देख रहे होंगे कि जो यूनिवर्सिटी का एक उदासीन रवैया आप देखने को आपको मिल रहा है, जैसा कोई किसी भी प्रकार का उनकी तरफ से कोई हमें स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। हमें लगता है कि सरकार छात्र संघ चुनाव न कराने के पक्ष में है, और जबकि कोविड के दौरान 2 साल चुनाव वैसे ही नहीं हुए थे, और इस साल भी अभी तक सरकार ने इस ओर कोई शासनादेश नहीं निकाला है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जब विधानसभा चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव हो सकते हैं तो छात्र संघ चुनाव भी होने चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि लिंग 2 कमेटी जब भी सिफारिश करेगी चुनाव कराए जाएंगे। जो युवा कहते हैं कि युग परिवर्तक होता है, जो युवा कहते हैं कि भविष्य का निर्माता होता है, उस युवा के चुनाव, उनके प्रतिनिधि चुनने का अधिकार 3 साल से पिछले उन्होंने खत्म कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा लोकतंत्र को खत्म करने की है, जिसकी शुरुआत ये छात्र संघ के चुनाव न करा करते हैं। छात्र संघ चुनाव कराने के लिए एक व्यवस्था की गई है। लिंग 2 कमेटी जब भी सिफारिश करेगी, उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग जो है आदेशित करेंगे निश्चित रूप से। जैसे ही लिंग 2 कमेटी की सिफारिश आएगी, चुनाव करवाना है तो चुनाव करवाए जाएंगे। और विगत 2 वर्षों से हम जानते हैं कि हम कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहे थे, तो इस बीच बहुत सारे समय से कॉलेजेस बंद थे। दरअसल चुनाव होने या ना होने का सवाल इसीलिए भी आ रहा है क्योंकि कुछ एकेडमी ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को छात्र राजनीति से दूर रखने की पैरवी की थी, लेकिन चुनाव होंगे या नहीं ये फिलहाल कहना मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे गांव में कई रिजॉर्ट बन गए हैं। इनमें से बहुत से रिजॉर्ट ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। रामनगर में बने ये आलिशान रिजॉर्ट्स टूरिस्ट को लुभाते रहे हैं, लेकिन रिजॉर्ट्स में से बहुतों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। इस बात का संज्ञान जिलाधिकारी नैनीताल ने लिया है, जिनकी जांच अब की जा रही है, जिसमें पुख्ता तौर पर ये साबित हो रहा है कि इनमें कोई रिजॉर्ट सरकारी जमीन दबाए हुए है। 50 के आसपास रिजॉर्ट्स का वो कर लिया गया और कहीं में इस तरह की बातें सामने आई हैं कि उनके द्वारा एंक्रोचमेंट है, उसकी रिपोर्ट बनाई जा रही है। चूँकि अभी कुछ रिजॉर्ट शेष हैं, तो जिलाधिकारी महोदय को जब संपूर्ण जांच हो जाएगी तो सारी जांच डीएम साहब को भेजी जाएगी। रिजॉर्ट की जमीनों की इस नापझोंक से वन्य जीव प्रेमी भी खुश हैं। उन्हें भी लग रहा है कि वन्य जीवों के इस घर में बड़ी मात्रा में जमीन का घालमेल है, जो वन्य जीवों के आवागमन में बाधक बन रहा है। एक बहुत अच्छी पहल है जिलाधिकारी महोदय की, और उन्होंने जो है रिजॉर्टों ने जो जमीनें सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है उसकी जांच के आदेश दिए हैं, और ऐसा संज्ञान में आ रहा है कि जो है कई रिजॉर्टों ने जो है सरकारी जमीन जो है में अपना कब्जा किया हुआ है। कॉर्बेट पार्क में रिजॉर्ट्स कल्चर आने के बाद जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सामने से वन्य जीवों के हिमायती नजर आने वाले ये रिजॉर्ट्स सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अपनी ऐशोगाह बनाने में जुटे हुए हैं। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। और अब आपको बताते हैं कि सावन के महीने में शिव की नगरी जागेश्वर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो वहीं जागेश्वर धाम में धन के देवता कुबेर का मंदिर एक अलग मान्यता प्राप्त मंदिर है। श्रद्धालु प्रसाद के रूप में मंदिर के सिक्के ले जाते हैं और कहा जाता है कि यहाँ से सिक्के ले जाने से धन की कमी कभी नहीं होती है। लिहाजा लाखों भक्त कुबेर मंदिर में आते हैं और भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूरी कर पाते हैं। फिर जो जिनको मालूम है यहाँ के बारे में, तो उनको यहाँ से एक सिक्का दिया जाता है, वो पीले वस्त्र में बांध कर करके, तो उससे क्या होता है कि धन की कमी नहीं रहती है घर के अंदर। ये मान्यता यहाँ पर की है। मैं लगभग 12 साल से जब भी मौका मिला मैं यहाँ आता रहा हूँ, और कहा यह जाता है, पुराणों में भी बात है, सोशियोलॉजी का प्रोफेसर हूँ मैं, ये कहा जाता है धन के देवता हैं कुबेरनाथ जी। रुद्रप्रयाग में शहर में बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाला बेलनी पुल अब खस्ता हालत में पहुंच चुका है। बेलनी पुल यात्रा मार्गों को जोड़ने के साथ सैकड़ों गांवों को भी जिला मुख्यालय से जोड़ता है। बेलनी पुल इस वक्त नेशनल हाईवे के पास है। स्थानीय लोग लंबे समय से नए पुल को बनाने की मांग कर रहे हैं। एनएच ने भी करीबन 100 रुपये का स्टीमेट केंद्र सरकार को भेजा था, हालांकि प्रस्ताव पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो इसमें मैंने एनएच को तत्काल करंट जो ब्रिज है उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए बोला है, और उसमें क्या इमीडिएट हम रिपेयरिंग कर सकते हैं वो, और जो दूसरा ब्रिज प्रस्तावित है उसकी डीपीआर बन के जो आगे गई हुई है उसको भी तत्काल रूप से सैंक्शन कराने के लिए और उसमें जो जो कार्रवाई करनी है उस पर आगे बढ़ने के लिए कहा है, जिसमें निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम